बहुजन पसमानदा दावेदारी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये समाज को समझने का एक सकारात्मक तरीका हमको देती है। रात के 9 बजे जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है, भारतीय समाज अभी भी शायद उससे पूरी तरह से प्रभावित और सहमत नहीं है। इसीलिए जब भी, और ये केवल एक सर्वेक्षण नहीं है, बार बार के सर्वेक्षण है, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि भारत किसका है, क्या सिर्फ हिंदुओं का है, तो इस सवाल का जवाब भारत के 97-98% हिंदू ये देते हैं कि नहीं, सबका है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो है उसे हम जानते हैं और जो होना चाहिए उसके लिए बहुत आसानी से हम कोई ना कोई रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ी सी परेशानी लगती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो है उसको हमें थोड़ा और अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये कहा कि हम सभी जानते हैं जो हो रहा है, तो उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, तो मेरा काम ज़्यादातर पेशेवर तौर पर रिसर्चर का है और पेशेवर रिसर्चर होने के नाते मैं ये तो बता सकता हूँ कि कैसे इसको समझा जाए। ये बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि आगे क्या करना है, और वो इसलिए भी मुश्किल है कि कोई मैं नेता तो हूँ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि और वो जो सवाल हमारे सामने खड़ा है उस पर हमें शायद सबको साथ बैठने की ज़रूरत है, साथ सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अपनी बातचीत को बहुत सीमित रखूँगा। अभी बातचीत में एक चीज़ आई, शुक्रिया मोदी जी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हैं और इस सरकार ने और 8 साल के उनके इस युग में कम से कम इतना तो हुआ कि जो बुनियादी सवाल कहीं छूट गए थे, केवल पासमानदा का ही सवाल नहीं, कई बुनियादी ऐसे सवाल थे जिनको हम मान कर चलते थे कि वो अपने आप ही अपना रास्ता निकाल लेंगे, उन पर हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया। तो इसलिए शुक्रिया मोदी जी सिर्फ इसलिए मत कहिए कि उन्होंने एक वो रैली नहीं थी बल्कि वो एक मीटिंग थी बीजेपी की जिसमें उन्होंने ये कहा, तो केवल ये इस शब्द का इस्तेमाल के लिए उन्हें शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, बल्कि शुक्रिया इसलिए भी कहना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के सारे बुनियादी सवालों पर हम वापस लौट रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन सभी सवालों के मद्देनज़र हम पसमानदा बहुजन दावेदारी के सवाल को रखें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं वो पहचान की बात है और पहचान की अपनी एक राजनीति होती है, और लेकिन इस राजनीति पर एक और सवाल भी होता है। अगर सभी पहचानें ठीक हैं तो हम ये कैसे कहें कि जिस पहचान के साथ हम खड़े हैं वो दूसरी पहचानों से बेहतर है। हम ये क्यों कहें कि हिंदू पहचान या हिंदू एकता की बात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन बहुजन दावेदारी की बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा सवाल है, सोचना चाहिए हमें इसके ऊपर, और इसलिए सोचना भी चाहिए कि हम जिस तरह की बात करते हैं उसमें हम जिसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसी आलोचना जो रचनात्मक हो। सवाल ये है कि जो आखिर ये जो परिप्रेक्ष्य हम रख रहे हैं बहुजन का, पसमानदा का, ये हिंदू एकता वाली बात जो अभय जी ने कही उससे बेहतर हम क्यों मानेंगे? क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको दूसरी तरह से सोचें और हम ये पता करें कि जिस हिंदू एकता की बात की जा रही है वो हिंदू एकता की खामियां क्या हैं, और जो सवाल का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन पसमानदा दावेदारी, वो बेहतर क्यों है, इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2-3 कारण हैं क्यों पसमानदा बहुजन दावेदारी की बात बेहतर है हिंदू एकता की बात से। इसलिए बेहतर है कि हमारे समाज में केवल एक ही किस्म की पहचान से कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारी सबकी अलग अलग पहचानें हैं। मैं एक समय में मुसलमान भी हूँ, मैं पसमानदा भी हो सकता हूँ, मैं एक समय में एक एलीट भी हो सकता हूँ, मैं एक पेशेवर रिसर्चर भी हो सकता हूँ। हम सबकी अलग अलग पहचानें हैं, लेकिन उन पहचानों को अगर हम एक ही पहचान पर सीमित कर देंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए मैं अली अनवर साहब का, ये पासमानदा शब्द का, पासमानदा बहुजन शब्द जो है ये बहुत सारी पहचानों को एक साथ समेटने की एक कोशिश है, और ये बताता है कि यदि इस नज़रिए से हम दुनिया को देखेंगे
तो केवल वही लोग इसके अंदर भागीदार नहीं होंगे जो इन समुदायों से आते हैं, बल्कि ये एक व्यापक समाज बनाने की ओर हम अग्रसर भी होंगे। तो इसलिए इस शब्द का कम से कम मेरे लिए ये मायना है, और अगर आप मसावत की जंग पढ़ें तो आपको ये मायना और भी ज़्यादा स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि सिर्फ ये मायना नहीं है कि हम एक ख़ास जाति से या एक ख़ास वर्ग से या एक ख़ास समुदाय से आते हैं, बल्कि इस नज़रिए से हम बुनियादी तौर पर बहुत सारे सवालों का सकारात्मक जवाब दे सकते हैं। इसलिए ये शब्द जो है एक अवधारणा है और मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए। इसलिए बहुजन पसमानदा दावेदारी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये समाज को समझने का एक सकारात्मक तरीका हमको देती है, पहली बात। दूसरी बात, पसमानदा बहुजन दावेदारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह से जो राजनीतिक और शक्ति संरचनाएं हमारे समाज में मौजूद हैं उनका जवाब भी देती है। इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें वो लोग क्यों नहीं हैं जो ख़ास मुस्लिम जातियों से आते हैं और जिनके कपड़े, जिनकी वेशभूषा से मुस्लिम राजनीति की पहचान बनती है। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ कि वो एक ख़ास संरचना का पक्ष हैं। उस संरचना को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो लोग सही हों या गलत, हम उनके व्यक्तिगत उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन वो संरचना गलत है, वो जातिगत संरचना गलत है। तो हमारे लिए लोग खराब नहीं हैं, वो संरचना गलत है जो हमको बांटती है। इसलिए बहुजन पसमानदा दावेदारी एक बहुत अहम चीज़ है। तीसरी बात क्यों ज़रूरी है बहुजन परिप्रेक्ष्य, बहुजन पसमानदा जो पर्सपेक्टिव है वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, और इसलिए दोबारा से मैं कहूँगा कि हम सभी लोगों को मसावत की जंग को एक बार और पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से उसके आखिरी हिस्से को। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विशुद्ध भारतीय समझ है। आम तौर पर आजकल भारतीय होने को हम एक ख़ास नज़रिए से देखने लगे हैं, जो कि गलत है। कोई भी भूभाग, जिसको आज हम भारत कहते हैं, वो एक सा नहीं होता। इसलिए उसमें विचारों को बांधना कि इस भूभाग पर अगर ये विचार जन्म लिया है तो इसका अपना होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई कि हम जैन बौद्ध को, और सिख जैन बौद्ध एक तरफ, ईसाई मुसलमान एक तरफ, और बहुत स्पष्ट है कि सिख बौद्ध जैन को हम हिंदू धर्म का एक हिस्सा मान लेंगे क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भारत है, वह इत्यादि इत्यादि। लेकिन ईसाइयों की और मुसलमानों की पुण्य भूमि क्योंकि भारत के बाहर है, इसलिए हम उसको इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार बड़ी सीमित चीज़ है। और वो क्यों है कि जैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत क्या है, तो हम सभी के मस्तिष्क में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? नक्शा। जैसे ही मैं कहूँ कि भारत क्या है, हम सभी के दिमाग में नक्शा आता है। इसकी वजह यह है कि हम जो है वो टेरिटरी या जो पूरा आइडिया है नक्शे का, उससे बंधे हुए हैं। लेकिन विचार नक्शों से बंधे हुए नहीं होते। विचारों की अपनी एक तारतम्यता होती है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो केवल अगर मैं पुण्यभूमि के ही विचार को दोबारा से देखूं और सोचूं कि 15वीं सदी में बनारस में रहने वाले मुसलमान के लिए मक्का भी उसके यहाँ उसकी सोच से बाहर था, उसने नक्शा नहीं देखा था। 15वीं सदी में रहने वाले मुसलमान जो कि बनारस में रहता होगा, उसने कोई नक्शा नहीं देखा था। उसके लिए उसकी पुण्य भूमि यानी मक्का बाहर था, जिस तरह अजमेर बाहर था, जिस तरह उस बनारस में रहने वाले हिंदू के लिए हरिद्वार बाहर था। तो ये जो अंदर बाहर की पूरी परिकल्पना नक्शा केंद्रित हो गई है, ये गलत है। और इसलिए पसमानदा का जो विचार है वो पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय विचार है। इसलिए ये बेहतर है जिस हिंदू एकता की परिकल्पना हमको दी जा रही है। इन 3 आधारों पर मुझे लगता है कि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बात ठीक क्यों है। क्योंकि आमतौर पर तो हम ये, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो दूसरा व्यक्ति भी ये कहेगा आप भी पहचान की राजनीति कर रहे हैं, मैं भी पहचान की राजनीति कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहचान की राजनीति को हम एक ऐसा स्वरूप दें कि वो सकारात्मक भी हो और रचनात्मक भी हो। अब दूसरी बात यह है जो कि मैं बहुत डरते डरते कहना चाहता हूँ कि आम तौर पे
जैसे ही हम बात करते हैं पासमानदा दावेदारी की, बहुजन पासमानदा दावेदारी की, तो हम उसको सीमित कर देते हैं कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, या फिर चुनावी राजनीति के ऊपर। देखिए, मैं CSD से आता हूँ, हम रोज़ चुनाव का विश्लेषण करते हैं, और बिल्कुल ये बात अभय जी की बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको 30 से 35% एक तरफा वोट मिल जाए तो आप देश में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये मामला जो है, और अभी जो बात हुई कि इससे पहले आखिर क्या था, इससे पहले ऐसा बात नहीं है कि जाति की राजनीति, जो वोट बैंक की बात की जाती है, वो बिल्कुल धूमिल बात है, वो होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर हम सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर निर्वाचन क्षेत्र के जो स्तर होता है, उस स्तर पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाती है, और उस विनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह का एक जमावड़ा बनाएं जो कि आपके फेवर में हो, ठीक है। तो इसलिए जाति की राजनीति कोई नई राजनीति चुनावी परिप्रेक्ष्य में नई नहीं है, लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं तो वो सिमट कर, ख़ासतौर से पासमानदा बहुजन दावेदारी का यदि हम सिद्धांत देकर चलें, तो वो बातचीत सिमट कर या तो चुनावी राजनीति पर आ जाएगी या वो आरक्षण के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर हम अली अनवर साहब की किताब को और दूसरी तरह से पढ़ें, और यहाँ मुझे अंबेडकर याद आ रहे हैं। याद रखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उनको हम ये याद रखिए कि वो बहुत बड़े कानूनविद थे, हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो कानून की कमी को भी जानते थे। इसलिए बार बार अंबेडकर के पूरे विमर्श में ये बात आती है कि केवल और केवल कानून से दुनिया नहीं बदलती, समाज बदलना ज़रूरी है। तो हम समाज कैसे बदलेंगे? इसलिए अली अनवर साहब की जो किताब है उसमें सामाजिक परिवर्तन मूल है, जिससे कि हम राजनीतिक परिवर्तन और फिर उसके बाद में संवैधानिक परिवर्तन की ओर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे समाज में ही सामाजिक परिवर्तन की जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो नहीं होगा। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? अंबेडकर की जो सबसे मशहूर किताब है और वो आजकल बहुत पढ़ाई जाती है, वो है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। लेकिन वो अगर उस किताब का इतिहास अगर हम देखें तो वो तो एक पब्लिक फंक्शन में पढ़े जाने वाला भाषण है, ठीक है। और वो भाषण इतना सटीक लिखा हुआ है जिसमें कि ये जो रिश्ता है समाज का और कानून का, उसको वो दिखाते हैं। और शायद वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते थे कि भारत में किसी भी तरह का अतिवाद नहीं चलता, चाहे वो एक्सट्रीम राइटिस्ट लेफ्टिज्म हो या एक्सट्रीम राइटिस्ट हिंदुत्व हो, उसकी अपनी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो एक समय पर आकर शिथिल हो जाता है। इस बात को अंबेडकर जानते थे और इसीलिए अंबेडकर की राजनीति में हमेशा स्लो एंड ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे परिवर्तन, और वो समाजोन्मुख परिवर्तन हो, इसकी तरफ इशारा किया गया है। मुझे लगता है कि हमें उस बात को याद रखना पड़ेगा। दो और बातें कहकर फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो ये है कि आखिर अंबेडकर एक और बात बार बार कहते हैं, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और मुझे वो चीज़ व्यक्तिगत रूप से अच्छी लगती है। मैं कौन होता हूँ ये बताऊँ कि आप ऐसे कीजिए और ऐसे नहीं कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो चीज़ बहुत अच्छी है। और वो क्या है कि हम अपने आप से सवाल करें, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि दूसरे करें, व्यक्तिगत रूप से क्या हम उस बात को उतना ही मानते हैं? जिस जाति व्यवस्था की बुराई हम करना चाहते हैं कि ये संरचना हट जाए, तो व्यक्तिगत रूप से या कोई भी शक्ति संरचना, क्या व्यक्तिगत रूप से हम उसके अपने निजी व्यवहारों में क्या हम वाकई में वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ छलावा होगा, दिखावा होगा। अगर हम अपने आप को ना बदल पाए तो इस तरह के किसी भी आयोजन का कोई मूल नहीं होगा। हमको अपने आप को बदलना होगा, और जैसे ही हम अपने आप को बदलेंगे चीज़ें अलग होती चली जाएंगी। अंतिम जो बात है वो ये है कि इस समय में हिंदू मुस्लिम, हम जानते हैं, हो चुका है बिल्कुल स्थापित एक ऐसी श्रेणियां हैं जिनके तहत दुनिया को दिखाया भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है। और याद रखिए, जो राजनीति का स्वरूप है, ख़ासतौर से चुनावी राजनीति का स्वरूप है, वो पूरी तरह से वो उस तरह से है जिसे कहा जाता है जैसे फर्म लाइक सिचुएशन। एक मार्केट है चुनाव की, उस मार्केट में सभी की दावेदारी है और उस मार्केट में कौन सा पैकेज सबसे ज़्यादा बिकेगा हम वो करेंगे। तो वैसी राजनीति हमारी हो चुकी है, लेकिन समाज अभी वैसा नहीं है।
हमारे सर्वेक्षणों में लगातार ये बात आ रही है कि समाज में अभी उतना वैमनस्य नहीं है। रात के 9 बजे जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है, भारतीय समाज अभी भी शायद उससे पूरी तरह से प्रभावित और सहमत नहीं है। इसीलिए जब भी, और ये केवल एक सर्वेक्षण नहीं है, बार बार के सर्वेक्षण है, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि भारत किसका है, क्या सिर्फ हिंदुओं का है, तो इस सवाल का जवाब भारत के 97-98% हिंदू ये देते हैं कि नहीं, सबका है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। और यही स्थिति शायद सारे धार्मिक समुदायों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की अतिवादी राजनीति की एक सीमा है, उसके ऊपर एक सकारात्मक समाज और एक सकारात्मक राजनीति की पहल होनी चाहिए। और जो लोग चुनावी राजनीति को फर्म टाइप पॉलिटिक्स करते हैं, वो उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये चाहते नहीं हैं कि ये नैरेटिव जैसे ही बदल जाएगा तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए समाज का वो क्षेत्र है, याद रखिए, तो हमें 2 क्षेत्रों में फ़र्क करना पड़ेगा। राजनीति का क्षेत्र अलग है, समाज का क्षेत्र अलग है। समाज में अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं, इसलिए मैं हताश नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो पहल है, अगर हम इसको व्यक्तिगत रूप से कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और सामाजिक रूप से कि मैं जो भी बात करूँगा वो पूरे समाज को अपने दृष्टिकोण में रखकर करूँगा, तो शायद समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।